Hello, Dr. Bhatt here feels glad to present this video to our viewers, students, and well-wishers. After presenting a video on solutions, we proceed ahead to get certain more details about solutions. Now, today, the topic is gaseous solutions, means the solution of gases in different solvents. The most commonly used solvent is water. So, let us see how the gases dissolve in water and what are the complications involved therein. आज की वीडियो में मैं आपको गैसीय विलयन के बारे में कुछ विवरण देना चाहता हूं। गैस एक सल्यूट अथवा विलायक के रूप में कार्य करता है तथा सॉल्वेंट या घोलक कोई भी लिक्विड हो सकता है। प्रायः द सॉल्वेंट इज मोस्टली अधिकतर सॉल्वेंट वाटर होता है, जल होता है। सो द कॉमन सॉल्वेंट इज वाटर। अब हमको देखना है कि ये गैसेस लिक्विड्स में किस प्रकार से घुलती हैं और हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इसमें क्या विशेषता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, our lives are safe with oxygen dissolved in water. समुद्री प्राणी या जलीय प्राणी जो कि समुद्रों में रहते हैं या रिवर्स में रहते हैं, टैंक्स में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, वो घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये ऑक्सीजन जल में या सी वाटर में घुली रहती है। तो अब किस प्रकार से इतनी ऑक्सीजन घुली रहती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो solubility of gases a concept। पहले तो हमको एक थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि solubility gases में किस प्रकार से घुलती हैं, क्या है। Factors affecting solubility of gases। किस प्रकार से गैसेस किन बातों पर निर्भर करती हैं। गैस की विलेयता किसी भी सॉल्वेंट में किन किन बातों पर निर्भर करती है। We call them as factors affecting solubility of gases। और साथ ही साथ जब हम ये पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा आइडिया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, that is known as Henry's law। एंड उसके बाद जो गैस घुलती है या घुलनशील गैसों का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, एप्लीकेशंस, एंड फाइनली लिमिटेशंस। उसके गैस के घुलने की कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो अब हम देखें कि गैस की विलेयता अलग अलग जलों में, अलग अलग सॉल्वेंट में विभिन्न प्रकार से होती है। कोई गैस ज्यादा घुलती है, कोई कम घुलती है, कोई क्रियाशील गैस रहती है जो कि सॉल्वेंट से स्वयं रिएक्शन करती है। तो किस प्रकार से ये गैस की विलेयता निर्भर करती है और कुछ उदाहरण उसका हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं कि तमाम गैसेस विभिन्न विलायकों में, विशेष रूप से हम वाटर या जल की बात करेंगे, घुलते हैं और वो सॉल्यूशन बनाते हैं। गैसेस की विलेयता अलग अलग प्रकार से होती है।
ऑक्सीजन जल में बहुत कम घुलती है, उसकी विलेयता बहुत कम है। Solubility of oxygen is much less as compared to that, but solubility of hydrogen chloride, gas, HCl gas, hydrogen chloride gas, और एमोनिया पर्याप्त, काफी ज्यादा घुलती है। और गैस की विलेयता, क्योंकि गैस का विलयन बना रहे हैं और गैस सॉल्यूशन प्रेशर से या दाब से प्रभावित होती है, तो उसकी विलेयता भी, घुलनशीलता भी गैस की किसी भी विलायक में प्रेशर पर निर्भर करेगी, दाब पर निर्भर करेगी, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ, और साथ ही साथ तापक्रम का भी प्रभाव विलेयता पर पड़ता है। प्रायः जब ताप हम बढ़ाते हैं, तापक्रम बढ़ाते हैं, तो विलेयता कम होती जाती है। अब किन बातों पर विलेयता निर्भर करती है, ये हमको देखना है। Solubility of gas is governed by nature of solute and nature of solvent. कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है, सल्यूट और सॉल्वेंट पर निर्भर करता है। उसकी संरचना कैसी है, उसकी रासायनिक रचना कैसी है। और जैसा कि हम पहले पिछले इसमें हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के केस में, कि अगर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक सी अगर संरचना है, एक सी रासायनिक रचना है, तो वो बड़ी आसानी से घुल जाती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तापक्रम पर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तापक्रम पर तो गैस की विलेयता निर्भर करती है और दाब पर भी। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो एक ऐसा है कि इसको हम बदल नहीं सकते। जो रासायनिक रचना गैस की है, संरचना गैस की है, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदला जा सकता। और जो सॉल्वेंट है, उसको भी, उसकी संरचना या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम नहीं बदल सकते। तो हम ये कहते हैं ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये बिल्ट इन गुण है। और उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं उस पर निर्भर करता है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, समान संरचना वाले पदार्थ, लाइक मान लीजिए कोई पोलर सल्यूट है, ध्रुवीय सल्यूट है, ध्रुवीय विलायक है, तो ध्रुवीय विलेय में घुलेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक सॉल्यूशन बनाने का एक मामूली सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इस पर आधारित होता है सॉल्यूशन का बनना। कोई चीज कितनी ज्यादा घुलेगी, ये इस पर निर्भर करता है। और वही चीज गैस के लिए भी लागू होती है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट is significant to decide about the solubility of gases. क्यों? कि जब सल्यूट सॉल्वेंट में के संपर्क में आता है, तो उनके अणुओं में एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। और जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, कणों के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है, उस पर मिक्स विलेयता निर्भर करती है। अगर एक से कण है, उनकी संरचना एक सी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक सा है, तो बड़ी आसानी से वो होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखें, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और इस तरह से जो अलग अलग गैसों का अलग अलग उदाहरण दिया रहता है, और ये विशेष रूप से सॉल्वेंट पर भी निर्भर है। कौन सा विलायक है, जल में घोल रहे हैं, अल्कोहल में घोल रहे हैं, या बेंजीन में घोल रहे हैं, किस प्रकार का विलायक है। देखें, हाइड्रोजन वाटर में विलेयता को हम आगे भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हेनरीज कांस्टेंट से भी हम बताते हैं, 1 किलो बार में बताते हैं, प्रेशर का यूनिट होता है।
वाटर में हाइड्रोजन 71.18 है, बेंजीन में 3.67 है, जिसका KH कम होता है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहा जाता है, हेनरीज कांस्टेंट हम बोलते हैं, जिसका कांस्टेंट कम होता है वो ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड 1.67 वाटर में, और बेंजीन में 0.11, बेंजीन में ज्यादा। तो इस तरह से मीथेन और ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें विलेयता है, हर एक की अलग अलग विलेयता होती है। ये एक उदाहरण के रूप में हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, और इस तरह से अलग अलग गैसों की अलग अलग विलेयता होती है और हम निर्धारित कर सकते हैं। अब इसको देखिए, कई गैसों को कुछ उदाहरण लेकर के हम फिर समझ सकते हैं इजिली। एक्चुअली होता क्या है, जब गैस विलायक के संपर्क में आती है तो एक प्रकार का इंटरेक्शन होता है, गैस का द्रवीकरण होता है, लिक्विफाइबल गैसेस। आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैस ज्यादा घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इजिली लिक्विफाइबल, आसानी से उसको द्रवी लिक्विड में बदल सकते हैं अंडर normal sets of temperature and pressure. Not normal, but then गैसीय संरचना के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, तो वो सॉल्वेंट्स में घुल जाती, लाइक वाटर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये उतना नहीं घुलती, क्योंकि वो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो सकती, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विलेयता कम है, लेकिन इथेनॉल में ज्यादा है। तो इस तरह से कुछ उदाहरण हैं जो हमको ये बताते हैं कि हर एक गैस की विलायक और विलेय पर निर्भर करती है, सल्यूट और सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर करती है घुलनशीलता। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और एमोनिया, थोड़ी देर पहले भी हमने बताया, बड़ी आसानी से ज्यादा घुल जाती है। और कुछ गैसें रासायनिक क्रिया भी करती हैं विलायक से, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन तो हुआ, लेकिन घुलनशीलता है, घुल जाता है एक ने। फॉर एग्जाम्पल, एमोनिया डिसॉल्व्स इन वाटर, फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड when comes in contact with water, the solvent, it forms H2CO3. H2CO3 is carbonic acid. Similarly, sulfur dioxide, SO2, when comes in contact with water, it forms sulfurous acid, H2SO3. लेकिन क्या है, that shows an increased solubility. Increased solubility, घुलनशीलता बढ़ जाती है। Now, the temperature greatly affects the solubility of gases. तापक्रम का प्रभाव गैसेस की विलेयता पर बहुत ज्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है, उसका क्या कारण है, ये हम समझ सकते हैं। जब पानी में या सॉल्वेंट में गैस घुलती है तो क्या होता है, गैस के कणों का मूवमेंट, घूमना आपस में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब गैसीय अवस्था में गैस है, इंडिपेंडेंट है, पर सॉल्वेंट के संपर्क में नहीं आई है, तो उनके पार्टिकल्स दे आर फ्री टू मूव, बड़ी आसानी से वो स्पेस में घूमते रहते हैं। लेकिन जब पानी के संपर्क में या सॉल्वेंट के संपर्क में आती हैं, तो गैस की जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो कण हैं या मॉलिक्यूल हैं, उनका मूवमेंट नियंत्रित हो जाता है, कम हो जाता है, वो उतना फ्री नहीं होते। अब मान लीजिए हमने गैस को पानी में डिसॉल्व कर दिया और तापक्रम बढ़ा दिया,
पानी में गैस घुली हुई है, उसका तापक्रम हमने बढ़ा दिया। तापक्रम बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हमने उसको हीट एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया। अब ये एनर्जी जो हम उसको देते हैं सॉल्यूशन को, वो गैस के कणों को जो कि सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, ज्यादा गतिशील बना देते हैं। उनको गतिज ऊर्जा के रूप में ये ताप प्रभावित करता है। The heat applied to raise the temperature of the solution causes an increase in kinetic energy of the particle. Kinetic energy means गतिज ऊर्जा। जो हमने गर्मी दिया तापक्रम बढ़ा करके, या जिस गर्मी के कारण तापक्रम बढ़ा हुआ है, वो गर्मी उसकी थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। और फिर जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, वो ज्यादा तेजी से घूमना शुरू करते हैं, ग्रेटली इंक्रीज्ड, ज्यादा चलायमान होते हैं, फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं। और इस मूवमेंट के कारण जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में एक प्रतिक्रिया हुई है, जिसके कारण कि वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आके होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस हम बोलते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। इस वीकेंस द इंटर पार्टिकल फोर्सेस। और इसके कारण क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स खासतौर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, स्केपिंग टेंडेंसी, एंड गैस के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक हो जाती है, और जिसके कारण के गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन को छोड़ करके बाहर बहते हैं। और फिर क्या होगा, जब पार्टिकल्स गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में कम हो गए, नेचुरली उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन कम होने का मतलब हुआ उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक तापक्रम पर कम। So the solubility of the gas decreases at higher temperature. और इतना ही नहीं, अगर आप सॉल्यूशन को अपने बॉइलिंग पॉइंट में गर्म करेंगे सॉल्वेंट के, तो क्या होगा, सारी गैस निकल जाएगी, जितनी भी गैस है विल गेट आउट। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। जल में गैसें घुली रहती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी प्राय जल है, और इसको अगर हम उबाल लें तो क्या होगा, तो जितनी भी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है प्राय और ऑक्सीजन, ये सब बाहर निकल जाती है, गेट आउट। और अगर सॉलिड कुछ घुला हुआ है तो नीचे बैठ जाएगा। और फिर अगर हम पानी को छान करके उसका हम टेस्ट भी लें तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, इट टेस्ट फ्लैट। बॉइल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट, फ्लैट मतलब टेस्टलेस हो जाता है, स्वाद रहित हो जाता है। और ये क्यों, क्योंकि जो गैसें घुली हुई हैं उनके कारण कुछ अलग स्वाद होता है, ये जो सॉल्ट्स घुले हैं उनके कारण भी स्वाद होता है, और उसको हम पसंद करते हैं। बॉइल्ड वाटर में सारी गैसें निकल जाती हैं। सो what I mean to say is that when you heat a gas to a higher temperature, say to its boiling point, all the gas gets out. As the temperature rises, the solubility decreases. And now, why there is another, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। गैस का घुलना प्राय पानी में ऐसा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हम गैस को घोलते हैं या गैस किसी भी सॉल्वेंट में घुलती है, द कॉमन सॉल्वेंट इज वाटर, तो हम देखते हैं कि वो उसका तापक्रम बढ़ जाता है, हीट इज रिलीज्ड, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज समवॉट अनलाइक द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। प्राय सॉल्ट्स को जब
बोलते हैं पानी में, तो वो एंडोथर्मिक होता है, ठंडा होने लगता है सोल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, हीटिंग होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उसको अगर हम समझना चाहें इस प्रोसेस को, तो एक इक्विलिब्रिया के रूप में हम ऐसे बता सकते हैं, गैस प्लस वाटर फॉर्म्स ए सॉल्यूशन, बिकम्स ए होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको कि हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। द एंथैल्पी ऑफ हीट इज नेगेटिव, some certain kilocalories, say Q calorie, means it is an exothermic process। और हमने इक्विलिब्रिया में लीच एटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रिया है, वो लीच एटेलियर का सिद्धांत भी इसमें लागू होगा। और उसके अनुसार क्या होगा, इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन, मतलब in this case the solubility will decrease, और increase in temperature solubility घट जाएगा। तो लीच एटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार भी इक्विलिब्रिया को समझते हुए हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने दो तरह से समझा कि तापक्रम का प्रभाव गैसीय विलयन पर किस प्रकार से होता है। पहला, जो हम ताप प्रभाव अप्लाई करते हैं, देते हैं सोल्यूशन को, वो विलयन में पार्टिकल्स या कणों के अधिक गतिशील बना देते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं है कि खाली गैस का सल्यूट का बढ़े और सॉल्वेंट का ना बढ़े, दोनों को बढ़ता है। गैस में एक स्केपिंग टेंडेंसी होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अधिक होता है, तो गैस आसानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, दैट इज नोन एज स्केपिंग टेंडेंसी। और जब गैस कम हो गई सोल्यूशन में, सोल्यूशन के पार्टिकल्स उतनी आसानी से नहीं बाहर निकलते, जब गैस के पार्टिकल्स कम हो गए तो उसकी सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरे तरीके से जो अभी हमने समझा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एन इक्विलिब्रिया इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लीच एटेलियर प्रिंसिपल या लीच एटेलियर के सिद्धांत अप्लाई करने पर भी यही चीज प्रमाणित होती है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेंपरेचर एंड वाइस वर्सा। और देखा जाए तो एक्सोथर्मिक नेचर क्यों है, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। क्यों हीट निकलती, उसका कारण यह है कि जब गैस विलयन या सॉल्वेंट के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, गैस का द्रवीकरण होता है, जो कि गैसीय अवस्था में है, उसके पार्टिकल्स द्रव रूप में आते हैं और एक प्रकार का इक्विलिब्रिया बन जाता है। तो और जब कोई भी द्रवीकरण प्रोसेस होगा, कोई भी लिक्विड जब द्रव में बदलेगा तो हीट रिलीज होगी, हीट कम होगा, हीट निकलेगी, तभी वो लिक्विड में बदलेगा। किसी भी गैस को आप ठंडा करिए, वो द्रव में बदलेगा। ठंडा करना का मतलब ये हुआ कि आपको निकाल देना, तापक्रम कम कर देना। सो इट इज डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस उसी तरह से है जैसे कि कंडेंसेशन होता है, द्रवीकरण होता है। और अब गैस लिक्विड फेज में होती है। गैस जब सोल्यूशन में आ गई, उसके पार्टिकल सोल्यूशन के साथ मिल गए, तो वो गैस के रूप में नहीं है, होमोजीनियस हो गए, वो लिक्विड फेज में है। नाउ अब कुछ गैसों का यहाँ पर हमने एक ग्राफ दिया है या चार्ट दिया है, जिससे पता चलता है कि सॉल्वेबिलिटी कैसे effect of temperature over the solubilities of few common gases is represented in the following graph। अब आप देखिए, दो ग्राफ यहाँ दिए हुए हैं। एक तो ये है जिसमें केवल दो गैसों का उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और अगर आप देखें तो solubility 100 grams of water
नंबर ऑफ ग्राम्स डिसॉल्व पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर देखें इस ढंग से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कम होती जाती है, उसी तरह से ऑक्सीजन की होती है, लेकिन ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कम। एक तो वैसे ही कम है सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन कम घुलती है, लेकिन जब हम तापमान बढ़ा देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी घुलनशीलता त्वरित और बहुत कम हो जाती है। और अगर हमें समुद्री जीव को हम देखें, समुद्र के प्राणी जो हैं या जलीय प्राणी जो हैं उनको देखें तो प्रायः हम देखते हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो जल के प्राणी बाहर की तरफ सरफेस पर आ जाते हैं केवल ऑक्सीजन लेने के लिए। और अगर तापमान एकदम से कम हो जाए तो ऑक्सीजन की विलेयता बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन की विलेयता जल में बहुत कम हो जाती है। सडनली ग्रेजुअल डिक्रीज भी प्रभावित करती है इस विलेयता को, लेकिन अगर तापमान ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है then it results into something which is known as thermal pollution। ताप के कारण ताप के कारण जो जल है वो विकृत हो गया, जिसको क्या बोलते हैं पॉल्यूशन। जल का होना, ताप में होना, ऑक्सीजन का होना जल में बहुत जरूरी है जलीय प्राणों के लिए। तो इट कॉजेज अ सीरियस हार्म टू वाटर इनहेबिटेंट। तो ये ध्यान रहे, when that this situation occurs suddenly, mark the word suddenly। तापक्रम धीरे धीरे करके बढ़े तो जलीय प्राणी को उतना प्रभावित नहीं करेगी, वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब एकदम से तापक्रम बढ़ेगा, जैसे रिवर्स, लेक्स और ओशंस, तो क्या होगा, मिलेता ऑक्सीजन की बहुत कम हो जाएगी और फिर जो जलीय प्राणी हैं उनमें एक प्रकार की तड़पन आ जाती है। They become uneasy to breathe oxygen, and this situation is known as thermal pollution। The same effect is shown here. Same effect is shown here, considering nitrogen, oxygen, and chlorine and nitrogen। वही चीज है, तापमान बढ़ेगा, सॉल्बिलिटी घट जाएगी। So that's there. Now, another important effect or factor which affects the solubility of gas is the effect of pressure। ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव होता है गैसीय विलेयता पर? प्रायः क्या होता है, इसको हमने एक फिगर या डायग्राम के द्वारा बताया है कि इक्विलिब्रियम किस प्रकार से स्थापित होता है। एक क्लोज सिस्टम, ये जो प्रेशर ये ताप का प्रभाव है वो हमें एक क्लोज सिस्टम में मान करके देखना पड़ेगा। Suppose there is a container contains the liquid or the gas। If it is present in a closed system, then what will happen? गैसीय पार्टिकल अधिकतम कुछ घुल जाएंगे एक पार्टिकुलर प्रेशर पर, कण घुल जाएंगे, और कुछ अघुलित भी रहेंगे, ऊपर रहेंगे। दोनों के बीच में एक प्रकार का साम्य बन जाता है, and equilibrium is established between the gas molecules and those in solution। सॉल्यूशन में जो कण हैं और जो ऊपर जो गैस के कण हैं, दोनों के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है एक खास प्रेशर पर। अब जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सेकंड फिगर, गैस वॉल्यूम, गैस का आयतन जो कि पहले इतनी फैली हुई थी और एक साम्य स्थापित हो गया, अब कम वॉल्यूम में, कम आयतन में गैस के पार्टिकल्स को रहना है, स्थित है। और इस केस में फिर क्या होता है, क्योंकि एक दाब बढ़ाया गया है
इसलिए दाब का प्रभाव ऐसा होगा कि वो एडजस्ट करें और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करें, और तब हम देखते हैं कि ज्यादा पार्टिकल्स मिल जाते हैं। सो प्रेशर, increase in pressure increases the solubility of a gases. The effect of application over by the adjacent figures. ये हमने यहाँ पर पूरा विवरण दिया है। एक कंटेनर है और उसमें पिस्टन लगा है, और पिस्टन से हम दबा करके उसको एक उस सिस्टम की तरह हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझ रहे हैं। नाउ जब गैस को हमने दबाया तो देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। So the solubility of the gas increases till a new equilibrium. ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि पहले दो पार्टिकल घुले थे और इक्विलिब्रियम बना था एक खास प्रेशर। जब प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो फिर से रीएडजस्टमेंट होता है मॉलिक्यूल से, गैस मॉलिक्यूल्स का और लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ जो कि घुले हुए आपस में, और तब क्या होता है, दे हैव टू एडजस्ट एंड रीएस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम, और ज्यादा गैस घुल जाती है। दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर्स प्रिंसिपल। ये चूंकि इक्विलिब्रियम स्थापित होता है गैस के कणों में, घुले हुए कणों में, और उसके ऊपर के कणों में जो कि नहीं घुल सके हैं, इसलिए लीच-एटेलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। अब ये तो हमको मालूम है कि गैस का प्रभाव दाब के द्वारा बहुत ज्यादा होता है, दाब का प्रभाव गैस पर ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स में बहुत कम, क्योंकि चेंज इन प्रेशर डज नॉट कॉज अ रिमार्केबल चेंज इन सॉल्ट, इसलिए सॉल्बिलिटी में भी कोई खास फर्क नहीं होता। नाउ अब चूंकि दाब का हम अध्ययन कर रहे हैं गैस की विलेयता पर, इसलिए हमको और अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। उसको हम मैथमेटिकली डिराइव भी करते हैं, गणितीय विधि से भी हमने उसको निकाला है। और थैंक्स टू हेनरी, he has given a law that is known as Henry's law, Henry का नियम। The effect of pressure on solubility of gas in a liquid is given by Henry's law। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गैस के विलयन के बारे में। अब इसको अगर हम सीधे रूप से हम स्टेट करें, बताएं, the solubility of a gas under fixed condition of temperature is directly proportional to the pressure of the gas। गैस की विलेयता उसके ऊपर दिए गए दाब से सीधी समानुपाती है, प्रेशर और विलेयता। अगर solubility S है, just as representation, if the solubility is represented by S and pressure P, so S is proportional to P। और दोनों अलग अलग प्रेशर में अगर हम इसको देखें तो S एक प्रेशर P1 पर अगर सॉल्बिलिटी हम S1 के द्वारा बताएं और P2 पर S2 के द्वारा बताएं तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ। प्रेशर बढ़ा, सॉल्बिलिटी बढ़ी, प्रेशर कम हुआ, सॉल्बिलिटी कम हुई। क्यों है ये हम पहले समझ चुके हैं, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और लीच-एटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार भी ऐसा होता है। So S is proportional to P, or you can say S is equal to certain constant multiplied by P, equal to, और अलग अलग प्रेशर पर कांस्टेंट तो वही रहेगा, तो S1 will be equal to Kp1, K अगर हम मान ले सॉल्बिलिटी, और S2 will be Kp2, अब K तो कैंसिल हो गया। So we can derive an expression like that। अगर प्रेशर दिया हुआ है और आपको सॉल्बिलिटी पूछी जा रही है तो आप बड़ी आसानी से डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई कर। So S1 upon S2 is equal to P1 upon P2।
लेकिन प्रेशर का संबंध जो गैस के ऊपर पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब, उस पर भिन्न है। सॉल्बिलिटी ऑफ ए गैस इज कोरिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके अनुसार सॉल्युबिलिटी उसके ऊपर जो घुली हुई गैस है उसके पार्शियल प्रेशर पर, आंशिक दाब पर निर्भर करती है। इसलिए हेनरीज लॉ को हमने उस पार्शियल प्रेशर के आधार पर भी हमने बताया, मॉडिफाई किया। इट हैज बीन रीस्टेटेड। एंड हाउ डू वी रीस्टेट? अलग तरीके से कैसे हम बताते हैं? पुनः उसका बताया गया है that solubility of a gas in solution at constant temperature, mind it, temperature has to be constant because the pressure depends upon temperature. So under fixed condition of temperature, that is constant temperature, the solubility of gas is directly proportional to its partial pressure when at equilibrium with the liquid solvent. दूसरे तरीके से हम ऐसे बता देते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। मतलब ये हुआ कि जो कि डायरेक्टली प्रेशर से रिलेटेड था उसको हमने पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, गैस के पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हमने बता दिया। नाउ इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर फॉर गैस इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये पार्शियल प्रेशर गैस का उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, मोलानुपात, मोल फ्रैक्शन। सोल्यूशन में कितने गैस के मोल फ्रैक्शन है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर हम बताएं, अगर हम मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं that P is proportional to X. When the solubility of gas is expressed in terms of mole fraction of the gas, it is inferred mathematically that P is proportional to X. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हेनरीज लॉ में हमने P यूज किया था वो कैपिटल लेटर था, और सॉल्बिलिटी कैपिटल एस थी। अब यहाँ पर सॉल्बिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बता रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा लेटर्स में या उसके नोटेशन में हमने फर्क कर दिया। P is proportional to X direct, where P represents the partial pressure and X is mole fraction of the solution. Now again, it's known to us that if you have to remove a proportionality sign, you have to put up a constant, and let this constant be represented by KH. K is a small, H written as a subscript, Henry's constant. H का इसलिए लिखा है कि ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड है, और हेनरीज कांस्टेंट इसका नाम। P is equal to KHX. KH is termed as Henry's constant or Henry's law constant at a particular temperature. Very important. Now, this is an important mathematical expression which has to be applied in many problems which we have to face. कई सवाल, कई प्रश्न आपको हेनरीज लॉ के उपयोग के बारे में, सॉल्बिलिटी निकालने के बारे में, पी के बारे में, ये मोल फ्रैक्शन के बारे में इस तरह से आएंगे। तो P इज इक्वल टू KHX। तो अब I'll suggest you to take it seriously and go through it. Now, एक चीज और है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी किन्हीं बातों पर आधारित है। KH is a proportionality constant and its value depends upon, ये जो वैल्यू है KH की तीन बातों पर निर्भर करती है। सॉल्यूट कैसा है, गैस कौन सी गैस है, सॉल्वेंट कौन सा है, विलायक कौन सा है, और क्या तापमान।
तो जैसा कि हमने फॉर्मूला किया है that P is equal to KHX, we can rearrange it and we can say that KH is equal to P upon X, where P is the partial pressure of the gas or X is the mole fraction of the gas. और जब हम इसको प्लॉट करते हैं एक ग्राफ में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर, we get a straight line, and the slope of the straight line gives us the value of KH, Henry's law constant. तो इससे हम एक और इन्फरेंस निकालते हैं that KH is inversely proportional to mole fraction of the gas in solution. KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम। हमने पिछली बार अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले सॉल्बिलिटी की KH के टर्म्स में बताया, और KH घटेगा तो सॉल्बिलिटी कम, इनवर्स प्रोपोर्शनल। So greater mole fraction of gas in solution, higher with partial pressure. Now finally, increase in temperature increases the value of KH, reduces the mole fraction of the gas. KH के वैल्यू ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन कम है, यानी विलेयता कम हो गई। It results into decrease in solubility of the gas in solution. अब for example, I have given you a chart here in terms of KH. तो इस प्रकार का चार्ट पहले थोड़ी देर पहले भी मैं कहीं दे चुका हूं। नाइट्रोजन टेम्परेचर 293 केल्विन, मतलब 20 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, KH 76.48, और यही 298 हो गया, KH हो गया 86.78। तो KH से भी हम सॉल्बिलिटी निकाल सकते हैं। KH बढ़ेगा, सॉल्बिलिटी घटेगी, because there is an inversion proportion. So is the case with oxygen, and similar is the case with carbon dioxide. Now let us take up certain applications of Henry's law. Henry's law जो हमने पढ़ा है उसको हमने कहीं यूज भी किया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है डेली लाइफ में। और ऐसे भी फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा उदाहरण है ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कोका कोला, सोडा वाटर, या इस तरह की जो चीजें हैं उनकी बॉटल्स को आपने देखा होगा, और हम समझते हैं आजकल तो बहुत कॉमन है, इसको यूज भी किया। और जब हम बॉटल खोलते हैं तो क्या होता है, एक झाग निकलता है, कोई गैस निकलती, गैस कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ फोम, झाग के रूप में, बबल्स के रूप में, बुलबुले के रूप में एकदम से गैस निकलती। What is that gas? That is dissolved carbon dioxide under pressure. उस बोतल में ताप बढ़ा करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम है, लेकिन ताप बढ़ा करके हमने उसकी विलेयता को बढ़ा दिया और तुरंत सील कर दिया। अब जब उसको आप अनसील करेंगे, सील खोलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, इट विल कम आउट इन फॉर्म ऑफ ए गैस। और जब हम इस पेय को, इस ड्रिंक को यूज करते हैं तो क्या होगा, ड्रिंक के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली है उसके बबल्स, उसके बुलबुले भी हमारे टंग में या मुंह के अंदर जाएंगे, और जबान में, टंग में वो एक प्रकार का सेंसेशन पैदा करते हैं, एक प्रकार का फीलिंग पैदा करते हैं, and that is known as tingling friction. चिंचनाहट सी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है।
So this is a very common example. Carbonated beverages और ड्रिंक्स, उसको हम ड्रिंक भी बोलते हैं, सोडा वाटर वगैरह, कोका कोला, पेप्सी और डिफरेंट ब्रांड्स आर देयर। उसमें हर एक में कार्बन डाइऑक्साइड अंडर डिसॉल्व प्रेशर रहती है। प्रेशर विच इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज एक्सेस प्रेशर, अंडर प्रेशर। और ये जब बॉटल खोलते हैं तो एक तरह से कुछ आवाज भी आती है गैस के निकलने की, दैट इज नोन एज फिजिंग साउंड। और जैसे ही हम पीते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। जमान ने उनके कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले भी पेय के साथ, जो ड्रिंक है उसके साथ चले जाते हैं और एक चुनचुनाहट पैदा करते हैं, दैट इज नोन एज टिंगलिंग सेंसेशन, दैट इज वेरी टेस्टी, अच्छा लगता है। दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है अबाउट स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर, समुद्र या नदी के गोताखोर जो रहते हैं, डीप समुद्र के अंदर चले जाते और प्रायः उनकी पास एक टैंक होता है जिसमें हवा भरी होती है ऑक्सीजन के साथ। और जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर जो ऑक्सीजन रहता है जो है वो ज्यादा खुल जाती है, हाई प्रेशर। और ये विद इन द सी, डीप बिलो द सी, व्हाट हैपेंस, ये ऑक्सीजन उनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है आसानी से। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार की उनके शरीर में पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। और वो दर्द इसलिए होता है कि नाइट्रोजन जो कि हवा में है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो ले गए थे, वो नाइट्रोजन तो घुली नहीं है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है इन फॉर्म ऑफ बेंड्स, बुलबुले के रूप में। और इसी बुलबुले के कारण एक प्रकार का दर्द होता है जिसको हम क्लिनिकली बेंड्स बोलते हैं। Scuba divers have to breathe air under high pressure when they are deep under sea level. This results to increased concentration of dissolved gases in their blood. हाई प्रेशर नीचे चले गए तो जो गैसें हैं वो ज्यादा घुल जाती हैं उनके खून में। Again, when the divers come up around the sea level, the concentration of the dissolved gases gradually decrease. अब जब वो ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन गैसी जो कि घुली हुई है उनके ब्लड में, खून में, रक्त में, वो कम होता जाता है और ये गैसें निकलती हैं। इन गैसों में नाइट्रोजन भी रहता है क्योंकि वो प्योर ऑक्सीजन नहीं ले जाती, एयर ले जाती। तो नाइट्रोजन जो है बबल्स के रूप में जब बाहर निकलती है, उसको ब्लड नहीं एक्सेप्ट करता, ब्लड को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, वो बाहर निकलती हैं तो एक प्रकार का दर्द होता है उनके पूरे शरीर में, एंड दैट इज नोन एज बेंड। अब ये बेंड ना हो इसलिए जो गैस वो लेके जाते हैं उसमें हम कुछ सुधार करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कंसंट्रेशन प्राय ज्यादा रहता था, उसको हमने घटा दिया और एक दूसरी इनर्ट गैस डाल देते हैं, दैट इज हीलियम। He is helium, N2 is nitrogen, O2 is oxygen. ये इस परसेंटेज में नॉर्मली मिला देते। तो जब ये गैस लेके जाते हैं तो नाइट्रोजन चूंकि कम है तो बेंड्स का प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, यह बहुत कम होता है। देन तीसरा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो कि पहाड़ों पर जो क्लाइंबर्स हैं, चढ़ते हैं पहाड़ों पर, तो जब ऊपर जाते हैं क्लाइंबर्स तो क्या होता है, उनको हवा कम मिलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर प्रेशर वातावरण का दबाव बहुत कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और क्योंकि प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। हाई अप ऑन द हिल्स, पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम मिलेगी उनको खून में ऑक्सीजन और खून या टिश्यूज में ऑक्सीजन कम जाएगी। अब
कम ऑक्सीजन होने के कारण उनके शरीर में कमजोरी आने लगी, यहाँ तक कि वो उनकी सोचने की क्षमता या कैपेसिटी टू थिंक becomes much less। तो ये एक प्रॉब्लम है और इस सिम्टम को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। व्हाट इज एनॉक्सिया? अब देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में इन पर सवाल आता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट more significant is Henry's law, although applicable to solubility of gases and solutions, then it has its own limitations। उसकी लिमिटेशन भी है, सीमाएं भी हैं। हेनरी लॉ रिस्पॉन्स वेल अंडर नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापक्रम और दाब पर तो बहुत अच्छा हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है, उसको हम बड़ी आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कब नहीं अप्लाई हो सकता है हेनरीज लॉ? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। हेनरीज लॉ शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट से कोई इंटरेक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन आएगी। पार्टिकल्स का इंटरेक्शन तो होता ही है, दैट इज नॉट ए केमिकल इंटरेक्शन। एक से पार्टिकल हैं, इंटरेक्ट करते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सवाल आता है in which of the following cases Henry's law cannot be applied? So you have to consider it। केमिकल स्ट्रक्चर जो गैस का है वो घुलने पर बाद भी वही रहना चाहिए, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन ना हो तो ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल्स न तो एसोसिएट हो न डिसोसिएट हो, न विच्छेदित हो और न पुनर्नियोजित हो। एसोसिएट, दे शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। डिसोसिएशन तो हमको मालूम है, विच्छेदन क्या है कि एक मॉलिक्यूल को किसी एक अणु का विभिन्न अणुओं में टूटना, परमाणु, दैट इज डिसोसिएशन। और एसोसिएट मिल जाना। द गैस fails to respond to Henry's law under very high pressure and at too low temperature। बहुत ज्यादा प्रेशर हो और तापमान बहुत कम हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। So these are just a few points which limit the application of Henry's law। So my advice is that you must go through it and learn it properly. A number of questions are there in your books and you are required to solve it। Now, one thing I must tell you before I close, that when you apply Henry's law, you must apply the proper units for pressure and Henry's law constant। प्रेशर का यूनिट बार भी है, टॉर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, उसी के अनुसार के एच का वैल्यू भी आपको लगाना पड़ेगा। इफ द यूनिट्स आर नॉट सिमिलर, they do not match, units of pressure and the Henry's law constant, if they are not matchable, your calculations will not bring correct results। That is very important। So go through it and solve a number of questions based on Henry's law, objective, subjective, as well as the solubility of gases in solutions। Thank you।